तो ये कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ पर रेल्म ऑफ इमॉर्टल के नाम से एक दुनिया मौजूद थी। इस दुनिया में कई तरह की अनोखी शक्तियों के साथ साथ हर कदम पर एक बड़े से बड़ा खतरा मौजूद है, जिस वजह से सिर्फ वही कल्टिवेटर मॉर्टल रैम से इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में आ पाते हैं जो कि एटलीस्ट निर्वाणा रैम तक पहुंच चुके हो। उनके लिए भी इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में सर्वाइव करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ एक गलती की वजह से हमारा हीरो ज़्याओ चेन इस वर्ल्ड में पहुंच गया, जिसकी कल्टिवेशन तो निर्वाणा रैम से काफी ज्यादा पीछे थी, लेकिन वो काफी ज्यादा चालाक और एक समझदार इंसान था जो कि बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा रूथलेस भी है, क्योंकि वो कभी भी अपने दुश्मनों पर रहम नहीं दिखाता। और अब तो अनजाने से इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में आने के बाद ज़्याओ चेन भी समझ गया था कि उसे खुद को ताकतवर करना होगा, वरना वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर सकता। जिसके साथ ही ज़्याओ चेन की इमॉर्टल बनने का सफर शुरू हो गया। तो इस कहानी की शुरुआत यहाँ एंशिएंट टेम्पल से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी अपनी पोती को यहाँ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के बारे में बता रहा था, जहाँ पर लोग इमॉर्टैलिटी हासिल करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर वो छोटी बच्ची भी अपने मास्टर से सवाल करते हुए पूछती है कि मास्टर आखिर एंशिएंट टेम्पल में मौजूद ये सारे स्टैचूज किन लोगों के हैं? जो सुनकर वो मास्टर जवाब देते हुए कहता है कि हमारे मॉर्टल वर्ल्ड से जो लोग भी रेल्म ऑफ इमॉर्टल तक जा पाए ये उन्हीं के स्टैचूज है, यानी कि ये सारे के सारे हमारे एंसेस्टर्स हैं, जिन्होंने मॉर्टल्स की जिंदगी को त्याग कर कल्टिवेशन करते हुए इमॉर्टैलिटी हासिल कर ली। जिस पर वो बच्ची दोबारा सवाल करते हुए कहती है फिर मास्टर आखिर आप वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल क्यों नहीं गए? ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी जवाब देते हुए कहता है कि मैंने पूरी सेंचुरीज तक कल्टीवेशन करी, लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं हेवनली गेट का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल जाने लगा तो मुझे वहाँ से रोक दिया गया, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी वहाँ पर जाने के लिए काफी नहीं थी। उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरा ये सपना पूरा करो। यहाँ अपने मास्टर की बातों की वजह से वो बच्ची काफी ज्यादा मोटिवेट हो गई थी। अब इसके बाद हमें पूरे 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो बच्ची जिसका नाम लैन नुवो था वो अब बड़ी हो चुकी, साथ ही साथ उसने निर्वाणा रेल्म की कल्टीवेशन भी हासिल कर ली थी। इसी वजह से मिस लैन नुवो को आज के दिन वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने का मौका मिलेगा, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मॉर्टल वर्ल्ड के सारे लोग ही काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये बात उन सब लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा फख्र की बात थी कि उनके टाउन में से एक लड़की वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में असेंड करने वाली है, जिसकी वजह से इन सब लोगों ने प्यार से उस लड़की को डिवाइन मेडन का नाम भी दे दिया था। यहाँ टाउन में सब लोग डिवाइन मेडन के बारे में ही बात कर रहे थे कि क्या सच में वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में असेंड हो पाएगी, जिस पर वही मौजूद दूसरा लड़का जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, डिवाइन मेडन काफी ज्यादा ताकतवर है, सिर्फ 20 साल की उम्र में आज तक उसे कोई भी हरा नहीं पाया, इवन कि उसने अकेले ही पूरी की पूरी स्नो वैली को हरा दिया था, तो इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ रॉयल कल्टिवेटर्स भी मौजूद थे, जिनका काम था डिवाइन मेडन के असेंशन पर नजर रखना ताकि कोई भी इसके बीच रुकावट ना बन सके। लेकिन साथ ही साथ इन लोगों को एक आदमी के बारे में खबर मिल चुकी थी जो कि डिवाइन मेडन के असेंशन में रुकावट डाल सकता था, इसलिए ये लोग नीचे मौजूद नॉर्मल इंसानों पर काफी ज्यादा बारीकी से नजर रख रहे थे। जहाँ पर हम लोगों को पहली दफा हमारा हीरो ज़्याओ चेन भी दिखाया गया, जो कि फिलहाल के लिए तो एक नॉर्मल मार्शल आर्ट कल्टिवेटर था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका ऑरा काफी ज्यादा डेंस है, जो चीज रॉयल गार्ड्स को काफी ज्यादा अनयूजुअल लगी। इसलिए उन लोगों ने ज़्याओ चेन पर नजर रखना शुरू कर दी। उन्हें शक होने लगा कि शायद ये वही इंसान है जो कि डिवाइन मेडन के असेंशन में रुकावट डालेगा। पर दूसरी तरफ ज़्याओ चेन भी काफी ज्यादा स्किल था, वो इन लोगों की नजरों के सामने से ही गायब हो गया, क्योंकि उससे अंदाजा हो चुका था कि कुछ लोग उस पर नजर रख रहे हैं। वहाँ से तो निकलकर ज़्याओ चेन दूर आ गया था, लेकिन वहाँ पर होली गार्ड्स की तादाद काफी ज्यादा थी, क्योंकि इस न्यू लोकेशन में भी ज़्याओ चेन ने महसूस कर लिया कि वहाँ पर टोटल 7 गार्ड्स उस पर नजर रख रहे हैं। ज़्याओ चेन के सेंसेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो उनकी सांसें तक महसूस कर पा रहा था, और वो ये भी समझ गया था कि ये सारे के सारे मार्शल आर्ट वॉरियर्स हैं, जिन्होंने अपने वेपन्स तक बाहर निकाल लिए, यानी कि ये लोग मुझे यहाँ पर असैसिनेट करना चाहते हैं। लेकिन अगर इन लोगों की तादाद सिर्फ 7 है तो फिर तो मेरे लिए इन लोगों को हराना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। यही सब सोचते हुए ज़्याओ चेन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन अभी भी उस पर कोई अटैक नहीं हुआ। इसीलिए वो काफी एटीट्यूड के साथ उन असैसिन्स की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो, मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, अभी तक तुम लोगों ने मुझ पर कोई हमला नहीं किया, मुझे लगता है कि यही तुम लोगों के पास आखिरी मौका होगा। जो सुनकर तो वो असैसिन्स भी सरप्राइज हो गए कि आखिर इसे हमारी प्रेजेंस के बारे में कब पता चला। लेकिन साथ ही साथ वो लोग फौरन से ज़्याओ चेन पर अपने स्पाइरल ब्लेड्स का इस्तेमाल करते हुए हमला भी कर देते हैं, जिस अटैक को तो ज़्याओ चेन ने तेजी के साथ जंप करते हुए डॉज कर लिया था, और वो वेपन साइड पर जाते वहाँ पर मौजूद कुछ बांस की लकड़ियों को तोड़ देते हैं। चारों तरफ आग भी लगने लगी थी। तभी अचानक वो सारे के सारे रॉयल गार्ड्स फौरन से जंप करते हुए यहाँ ज़्याओ चेन के सामने आ गए, जहाँ उनका लीडर ज़्याओ चेन को देखकर कहता है कि तुम वही धोखेबाज एंसेस्ट्रल ड्रैगन विलेज के ज़्याओ चेन ही हो ना, हम तुम्हें डिवाइन मेडन के असेंशन में रुकावट डालने बिल्कुल भी नहीं देंगे। जो भी डिवाइन मेडन के असेंशन में रुकावट डालने की कोशिश करेगा तो उसे फौरन वहीं पर मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ ज़्याओ चेन ने तो यहाँ इन लोगों को कोई भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जानता था कि ऑलरेडी ये लोग मुझे मारने के लिए फैसला कर चुके। और ज़्याओ चेन की यही तो खासियत है कि
अगर किसी ने भी उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो उस पर जरा सा भी रहम नहीं दिखाएगा। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ज़्याओचेन के पास कोई भी सोर्ड नहीं थी, बल्कि वो वहाँ पर जलते हुए एक बैम्बू स्टिक को उठा चुका। तभी अचानक वो रॉयल कल्टिवेटर तेजी के साथ जंप करते हुए ज़्याओचेन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर ज़्याओचेन तो काफी आसानी के साथ उन्हें धूल चटका रहा था, जैसे कि ये रॉयल गार्ड्स उसके सेम लेवल पर होने के बावजूद भी उसके सामने कुछ नहीं हो। यहाँ पर कुछ रॉयल गार्ड्स को हराने के बाद ज़्याओचेन ने उनमें से एक की सोर्ड भी हासिल कर ली। साथ ही साथ वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि डिवाइन मेडन को कोई भी चोट पहुंचाने या फिर उसके एसेंशियल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मुझ पर हमला करके मुझे मारने की कोशिश की, तो ये बात नहीं बदलने वाली और इसकी सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी। जो सुनकर रॉयल गार्ड्स का लीडर यहाँ ज़्याओचेन को जवाब देते हुए कहता है कि बेशक तुम ये काम करने यहाँ पर आए हो या ना, मैं तुमसे कोई भी तफसील नहीं लेने वाला, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में मैं तुम्हें जान से मार देने वाला हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये दोनों ही तीसरी के साथ अपनी सोर्ड्स लेकर एक दूसरे पर हमला करना शुरू हो गए, जहाँ एक जबरदस्त सी सोर्ड फाइट के बावजूद भी ज़्याओचेन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी और वो अपनी सोर्ड को लेकर तेजी के साथ यहाँ उस लीडर की गर्दन पर रख चुका, जो देखकर वो लीडर घबराते हुए ज़्याओचेन से कहता है कि तुम मेरी जान नहीं ले सकते, वरना प्रिंसेस एसोसिएशन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। जो सुनकर ज़्याओचेन जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा जाने भी दूं तब भी प्रिंसेस मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, दोनों सिचुएशन में बात एक ही है। इसलिए ये सब कहते ही ज़्याओचेन ने यहाँ पर उस लीडर का गला काट दिया। यहाँ पर रॉयल गार्ड्स की लाशें बिछाने के बाद ज़्याओचेन अभी धीरे धीरे वहाँ से आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि प्रिंसेस एसोसिएशन की 4 मेडन्स वहाँ पर पहुंच चुकी थी, जो कि चारों तरफ से आते साथ ही ज़्याओचेन को घेर कर उसे सरेंडर करने को बोलती है। दूसरी तरफ ज़्याओचेन उनसे खुद को बचाने के लिए वहाँ से जंप करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी अचानक उन चारों ने ही अपनी रिबन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचेन को बुरी तरीके से जकड़ लिया। थोड़ी देर में इस प्रिंसेस एसोसिएशन की लीडर मिस ज़्याओ लिनीर भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे रॉयल मेडन के नाम से भी जाना जाता है। वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, जो कि यहाँ पर आते साथ ही ज़्याओचेन से सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुम ज़्याओचेन हो। दूसरी तरफ ज़्याओचेन उसे जवाब देते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, मैं तो सिर्फ यहाँ पर डिवाइन मेडन का एसेंशन देखने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम्हारे रॉयल गार्ड्स और तुम्हारे मेडन्स बिला वजह मुझ पर हमला करते हुए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जबकि साथ ही साथ ज़्याओचेन यहाँ पर एक लड़की की बात करते हुए कहता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार भी मैं नहीं हूँ, बल्कि वो सिर्फ एक हादसा था, वो एक हादसे की वजह से ही पहाड़ी की चोटी से गिरकर मारी गई, उसकी मौत के पीछे भी मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ ज़्याओचेन की सारी बातें सुनने के बावजूद भी ज़्याओ लिनीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने मेडन्स को हुक्म देती है कि इसे जान से मार डालो। जो सुनकर वो मेडन्स बिल्कुल ऐसा ही करने लगी। इसकी वजह से यहाँ ज़्याओचेन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, इसलिए मजबूरन उसे भी अपनी मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को एक्टिवेट करना पड़ा। ये वो एक टेक्निक है जो कि बचपन से ज़्याओचेन के सोल सी में मौजूद थी। जब वो 11 साल का था तब उसे इस टेक्निक के बारे में मालूम हुआ था, और तब से लेकर अब तक ज़्याओचेन सिर्फ इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स को हराता हुआ रहा है, क्योंकि ये गोल्डन मिस्टीरियस इंस्क्रिप्शन टेक्निक थी ही इतनी ज्यादा पावरफुल। यहाँ पर ज़्याओचेन ने इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तीसरी के साथ खुद को आजाद करवा लिया था, जो देखकर तो सामने की तरफ मौजूद रॉयल मेडन ज़्याओ लिनीर भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखती है कि अब ज़्याओचेन ने भी तेजी के साथ जंप करते हुए यहाँ ज़्याओ लिनीर पर हमला करना शुरू कर दिया था, मगर ज़्याओचेन अपने इस गोल्डन स्पाइरल ब्लेड्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी रॉयल मेडन का मुकाबला नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो उससे कई सारा पावरफुल है। जबकि ज़्याओ लिनीर ने तो काफी आसानी के साथ सिर्फ अपनी 2 फिंगर का इस्तेमाल करती ज़्याओचेन को हिट करके पीछे हटा दिया। साथ ही साथ वो अपनी सोर्ड्स को लेकर तेजी के साथ ज़्याओचेन पर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रही थी, जो देखकर तो ज़्याओचेन भी फौरन से अपनी की एनर्जी को एक साथ इकट्ठा करते हुए अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर चुका। पर दूसरी तरफ ज़्याओ लिनीर के सामने वो शील्ड ज्यादा देर टिक नहीं पाती, इसलिए ज़्याओचेन समझ गया था कि फिलहाल उसके लिए भागने में ही भलाई है। जो सोचते साथ ही ज़्याओचेन तो तेजी के साथ वहाँ से भागने लगा, लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओ लिनीर किसी भी हालत में ज़्याओचेन को भागने नहीं देना चाहती थी, बल्कि वो खुद तेजी के साथ ज़्याओचेन के पीछे रवाना होते हुए अपने मेडन्स को पीछे ही रुकने का बोल देती है। वो यहाँ ज़्याओचेन के पास आते हुए कहती है कि चाहे तुम कितना ही तेज क्यों ना भाग लो, लेकिन फिर भी आज के दिन तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। और ये कहते साथ ही उसने ज़्याओचेन पर लगातार अटैक्स पर अटैक्स करना शुरू कर दिए, जहाँ दूसरी तरफ ज़्याओचेन उसके अटैक्स को डॉज करने के साथ साथ तेजी के साथ वहाँ से कूदकर भागने की भी कोशिश करता जा रहा था, मगर इस चीज के दौरान ज़्याओचेन के बचने के चांसेस काफी ज्यादा कम थे, क्योंकि ज़्याओ लिनीर ने वहाँ पर अपने रेनबो सोर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से ज़्याओचेन पर हमला बोल दिया। जिस अटैक को ज़्याओचेन काफी मुश्किल के साथ जंप करते हुए डॉज तो कर लेता है, लेकिन अब तक उसे भी एहसास हो गया था कि अगर मैं इसी तरह से भागकर ज़्याओ लिनीर के हमले को डॉज करने की कोशिश करता रहा तो बेशक इससे मैं बच तो सकता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म काम नहीं आने वाला। मुझे ज़्याओ लिनीर का सामने से मुकाबला करना ही होगा, तब शायद मैं उसे हराकर यहाँ से निकल सकूं। ये सोचते हुए ज़्याओचेन ने अपनी गोल्डन स्पाइरल ब्लेड पंच को रेडी करना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओ लिनीर भी अपनी सोर्ड के अंदर काफी सारा एनर्जी एक साथ इकट्ठा कर रही थी। जबकि थोड़ी देर बाद ये दोनों ही तेजी के साथ एक दूसरे
की तरफ जंप करते हुए एक दूसरे से टकराने के लिए पहुंच गए, जहां पर हम देखते हैं कि ज़ाओलिनीर की सोड एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो कि ज़ाओचेन के अटैक को चकनाचूर कर देती है, जो देखकर तो ज़ाओचेन की आंखें खुली की खुली रह गई थी। जबकि साथ ही साथ ज़ाओलिनीर का वो अटैक सीधा ज़ाओचेन की तरफ आ रहा था, शायद यहाँ पर ज़ाओचेन की मौत हो जाए। ज़ाओचेन को भी इस बात का अंदाजा हो चुका था, पर तभी अचानक वहाँ सब कुछ एक साथ ही फ्रीज हो गया, जैसे कि समय रुक चुका हो। ये किसी और ने नहीं बल्कि डिवाइन मेडन ने किया था। मिस लैन वो आखिरी बार इस लम्हे को फ्रीज करके इंसानों के बीच आकर वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने से पहले इस जगह को अच्छे से देखना चाहती थी, क्योंकि वो भी इस बात को अच्छे से जानती है कि अगर एक बार वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल चली गई तो वो दोबारा से कभी भी इमॉर्टल रेल्म में नहीं आ पाएगी। और चूंकि वो बचपन से यहीं पर बड़ी हुई थी तो उसे यहाँ के लोगों से काफी ज्यादा लगाव और अफेक्शन भी था, जो सारी चीजें मिस लैन को काफी ज्यादा इमोशनल कर रही थी। यूं ही धीरे धीरे टाउन में से गुजरते हुए अचानक से उसकी नजर यहाँ ज़ाओचेन और मिस ज़ाओलिनीर पर भी पड़ गई, जो कि एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। लेकिन मिस लैन वो अपनी आखिरी टाइम पर किसी को यूं मरता हुआ नहीं देखना चाहती, इसलिए उसने ज़ाओलिनीर की सोड को दूसरी तरफ पॉइंट कर दिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यूं ही टाउन के अंदर से गुजरते हुए वहाँ से चली गई। मिस लैन के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि वक्त भी दोबारा से अनफ्रीज हो गया और हम देखते हैं कि ज़ाओचेन की जान बच चुकी, जो देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान था। इवन कि मिस ज़ाओलिनीर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका निशाना तो सीधा ज़ाओचेन था, फिर आखिर वो चूक कैसे गई। दूसरी तरफ ज़ाओचेन यहाँ बचने के बाद फौरन से रेड डस्ट पीक की तरफ रवाना हो गया ताकि वो वहाँ से खुद को बचा सके। ज़ाओलिनीर तो अभी भी ज़ाओचेन को फॉलो करते उसके पीछे रवाना हो गई, वो तो ज़ाओचेन के पीछे हाथ धोकर ही पड़ चुकी है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ रेड डस्ट माउंटेन पीक पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस लैन वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। वो अपनी सोड का इस्तेमाल करते हुए आसमान में मौजूद वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल तक जाने की सील को तोड़ देती है, जिसकी वजह से हेवनली गेट इन लोगों के सामने समर हो गया। हेवनली गेट के ओपन होते साथ ही वहाँ पर 2 डिवाइन गार्ड्स भी आ चुके थे, जबकि साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें एक आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि मिस लैन के सामने सीढ़ियां समन करते हुए कह रहा था कि वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में आने के लिए मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ, लेकिन आने से पहले तुम्हें कई सारे इम्तिहानात से गुजरना होगा, जिनके लिए मिस लैन वो पूरी तरीके से तैयार थी। और वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ रवाना होने लगी, जहाँ वही आवाज मिस लैन से कह रही थी कि तुम्हें मॉर्टल वर्ल्ड को पीछे छोड़ना होगा। आज के बाद से तुम वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का एक हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें अपनी सारी पुरानी यादें, अपने पुराने दोस्त, हर एक चीज को गंवाना होगा। जो सुनकर मिस लैन वो भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि हाँ, मैं अपने पास्ट को बुलाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन साथ ही साथ उसके मन में एक डाउट भी था कि अगर वो अपने पास्ट को बुला देगी तो क्या वो वही रहेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से आज के दिन मैं जो कुछ भी हूँ वो मेरी पास्ट की वजह से हूँ। यहाँ मिस लैन वो इसी डाउट के साथ धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रही थी, जबकि तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ाओचेन भी वहाँ पर पहुंच चुका, जो कि रेड डस्ट माउंटेन पर सिर्फ इसी हेवनली गेट को देखने के लिए आया हुआ था। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि उसके पीछे पीछे वहाँ पर ज़ाओलिनीर भी पहुंच गई, जो कि ज़ाओचेन पर हमला करते हुए कहती है कि आज के दिन मुझे तुम्हें मारना ही होगा, वरना मेरी रॉयल फैमिली की बहुत ही बेइज्जती हो जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस लैन वो अभी भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके दिल में मौजूद वो डाउट हेवनली डीटी को भी मालूम हो गया, इसलिए वो मिस लैन वो से कहता है कि बेशक तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अभी भी तुम्हारा दिल बहुत ही कमजोर है। तुम मॉर्टल वर्ल्ड और वहाँ के लोगों को पूरी तरीके से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई, जो कि साबित करता है कि तुम अभी इस काबिल नहीं कि तुम यहाँ आ सको। जो सब कहने के बाद उस डीटी के हुक्म पर इन हेवनली गार्ड्स ने अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए हेवनली गेट की तरफ जाने वाले उस रास्ते को फौरन से तोड़ दिया, जिसकी वजह से मिस लैन वो तेजी के साथ नीचे की तरफ गिरने लगती है। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। ज़ाओचेन जो कि मिस ज़ाओलिनीर का मुकाबला कर रहा था, वो भी इस आसमान से गिरने वाले आग को देखकर समझ गया कि मिस लैन का असेंशन फेल हो चुका है, लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों होगा। दूसरी तरफ मिस लैन वो जो कि तेजी के साथ ऊपर से गिर रही थी, वो खुद से सवाल करते हुए कहती है कि क्या सच में मेरा दिल इतना ही कमजोर है, लेकिन मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत सारा इंतजार और बहुत मेहनत करी थी, मैं आखिरी टाइम पर यूं हार नहीं सकती। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ाओलिनीर भी यहाँ ज़ाओचेन के साथ फाइट करते हुए उसे रेड डस्ट माउंटेन की पीक के लास्ट कॉर्नर पर ले आई थी, जहाँ एक फाइनल अटैक की वजह से हम देखते हैं कि वो किनारा अचानक से टूट गया और ये दोनों ही उस पहाड़ी की चोटी से नीचे की तरफ गिरने लगे। पर तभी अचानक ज़ाओचेन को वहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आती हुई कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस हुई, जो कि किसी और की नहीं बल्कि मिस लैन की थी, क्योंकि वो हार मानने से मना कर देती है। वो अभी भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हेवनली गेट की तरफ बढ़ रही थी, जो देखकर वो हेवनली डीटी यहाँ पर मिस लैन से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम अपनी इस इमोशनल फीलिंग के साथ वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में कैसे आ सकती हो, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोनों हेवनली गार्ड्स भी मिस लैन को रोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके, जबकि दूसरी तरफ मिस लैन भी खुद को फाइट के लिए तैयार करते हुए कहती है कि यही मेरी इमोशंस ही मुझे ताकतवर बनाते हैं, इन्हीं की वजह से मैं इस निर्वाणा रैम तक पहुंच पाई और आगे इमोर्टैलिटी तक भी मैं इन्हीं इमोशंस के साथ जाऊंगी। जो सब कहते हुए मिस लैन ने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर उन हेवनली गार्ड्स को चकनाचूर कर दिया था और इसी वजह से हम देखते हैं कि
उसके लिए हेवनली गेट पूरी तरीके से ओपन हो गया, जो कि मिस लैनोवो को तो अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन मिस लैनोवो के साथ साथ वहाँ पर ज़ाओ लिनीर और ज़ियाओ चेन भी अंदर की तरफ फौरन से खींचे चले गए। इस हेवनली गेट के अंदर से गुजरते हुए वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल की तरफ जाते हुए ज़ियाओ चेन अपने हर एक उस प्यारे इंसान को याद करता है, जिससे शायद आज के बाद वो कभी भी मिल नहीं पाएगा। इवन कि ज़ियाओ चेन की वो लवर जिसने उसे ये प्यारा सा ब्रेसलेट दिया था, शायद ज़ियाओ चेन उससे भी कभी दोबारा मिल ना पाए, क्योंकि अब वो गलती से ही सही लेकिन वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल पहुंच चुका है, जहां पर आते साथ ही वो गिरकर बेहोश हो चुका था। वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल के जिस इलाके में ज़ियाओ चेन आकर गिरा था, उस जगह को ड्रैगन आइसलैंड के नाम से जाना जाता था, जो जगह दिखने में तो काफी जरा खूबसूरत थी। पानी के बगैर उड़ने वाली फिशेस और साथ ही साथ एक पूल से जन्म लेने वाला यूनिकॉर्न जो कि किसी सफेद मोती की तरह चमक रहा था। और यही सारी चीजें तो इस जगह की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और ये बात भी तुम लोगों ने सुनी होगी कि जो जगह दिखने में जितनी ही ज्यादा खूबसूरत होती है, वो उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी होगी। यहाँ ये बेबी होली यूनिकॉर्न उड़ता हुआ तेजी के साथ ज़ियाओ चेन के पास आ जाता है, जहाँ ज़ियाओ चेन बेहोशी में भी अपने मॉम डैड का नाम ले रहा था। लेकिन वो बेबी यूनिकॉर्न यहाँ ज़ियाओ चेन को होश में ले आया, जहाँ होश में आते साथ ही ज़ियाओ चेन सबसे पहले रुई शुई का नाम लेता है, जो कि उसकी मॉर्टल वर्ल्ड में मौजूद वही लवर थी। यहाँ ज़ियाओ चेन होश में आने के बाद अपने आसपास की जगह को देखते हुए कहता है कि आखिर इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। थोड़ी देर अपने आसपास की जगह को देखने के बाद ज़ियाओ चेन समझ जाता है कि वो वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल पहुंच गया, जहाँ के खतरों के बारे में फिलहाल तो ज़ियाओ चेन को कुछ भी मालूम नहीं। तभी अचानक हम देखते हैं कि पानी के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ईवल ड्रैगन बीस्ट निकलकर बाहर आ गया, जिसे देखकर ज़ियाओ चेन हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरह का मॉन्स्टर है। तभी अचानक उस ईवल ड्रैगन ने एक जोरदार रोर कर दिया, जिस रोर का इफेक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि ज़ियाओ चेन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उस पहाड़ी से नीचे की तरफ जा गिरता है। पर किस्मत से ज़ियाओ चेन को ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ज़ियाओ चेन ने पहली दफा अपनी जिंदगी में एक ड्रैगन देखा था, उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लेकिन जब वो खड़ा होकर देखता है तो अचानक उसे अपने सामने 3 चमकते हुए अंडे दिखाई दिए, जो कि यकीनन उसी ईवल ड्रैगन के होंगे। इसलिए ज़ियाओ चेन उनमें से एक अंडे को लेकर तेजी के साथ वहां से फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गया, इससे पहले कि वो ईवल ड्रैगन वहां पर पहुंच जाए। रास्ते में चलते हुए ज़ियाओ चेन खुद से कह रहा था कि मैं ये बात तो नहीं जानता कि आखिर मैं इस अंडे का क्या करूंगा, लेकिन चूंकि ये वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल का एक आर्टिफैक्ट है और इतना प्यारा चमक रहा है, तो यकीनन ये जरूर किसी काम का होगा। यही सोचते हुए ज़ियाओ चेन धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। तभी अचानक उसे अपने सामने ज़ाओ लिनीर का वेल दिखाई दिया, जो देखकर ज़ियाओ चेन ये भी समझ जाता है कि मेरे अलावा वो चुड़ैल ज़ाओ लिनीर भी यहाँ पर आई होगी, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कोई सेफ लोकेशन ढूंढनी होगी। जो कहते साथ ही ज़ियाओ चेन वहाँ से आगे की तरफ रवाना हो जाता है। तभी अचानक हमें यहाँ ज़ियाओ चेन के पीछे 2 लोग दिखाई दिए, जिन दोनों ने ज़ियाओ चेन के हाथ में मौजूद उस ड्रैगन एग को देख लिया था। इसलिए ये दोनों आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये लड़का तो काफी ज्यादा खुशकिस्मत निकला, जो इसे इतना ज्यादा कीमती ट्रेजर मिल चुका है, क्यों ना हम इससे ये छीन ले। यहाँ वो लड़की ये सब कह रही थी, जिस पर वो लड़का जवाब देते हुए कहता है कि पहले हमें ये बात पता लगानी होगी कि आखिर ये लड़का है कौन। अगर हमें एक बार इसके बैकग्राउंड और इसके पावर कल्टीवेशन लेवल के बारे में मालूम हो जाए, उसके बाद हम फैसला कर पाएंगे कि हमें इससे फाइट करनी है या फिर नहीं। ये कहते हुए वो दोनों भी ज़ियाओ चेन के पीछे रवाना हो गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी ज्यादा तेज बारिश होने लगी थी। ज़ियाओ चेन अपने आसपास के मौसम को देखते हुए कहता है कि ये जगह बहुत ही अजीब है, यहाँ तो मौसम बदलने में टाइम ही नहीं लगता। ज़ियाओ चेन खुद को उस बारिश से बचाने के लिए एक एंशिएंट टेंपल के अंदर इंटर हो गया, जहाँ आने के बाद अचानक ही उसे पीछे से किसी और के आने की आहट भी महसूस हो गई, इसलिए वो फौरन से ड्रैगन एग को पत्थरों के बीच में छुपा लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वही लड़का और लड़की भी यहाँ पर आ चुके थे, जो कि ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे जैसे कि वो लोग भी किस्मत से यहाँ पर आ पहुंचे हो, क्योंकि आते साथ ही वो लड़की कहती है कि ब्रदर ज़ीफेंग, लगता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई और आ चुका। जबकि वो लड़का ज़ीफेंग भी यहाँ पर काफी ज्यादा शरीफ बनते हुए ज़ियाओ चेन से कहता है कि मेरा नाम है ज़ीफेंग और ये मेरी जूनियर लियू है, हम दोनों ही अनडाइंग सेक्ट से यहाँ पर बारिश से बचने के लिए आए थे। लियू भी दूसरी तरफ ज़ियाओ चेन से माफी मांगते हुए कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, हमने शायद आपको डिस्टर्ब कर दिया। जो सुनकर ज़ियाओ चेन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, मेरा नाम है ज़ियाओ चेन और मैं मॉर्टल रेल्म से यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद ये लोग शांति से वहाँ पर बैठ जाते हैं, जहाँ ब्रदर ज़ीफेंग ज़ियाओ चेन से सवाल करते हुए कहता है कि तुमने कहा कि तुम मॉर्टल वर्ल्ड से आए हो। ज़ियाओ चेन भी उसकी बातें गौर से सुन रहा था, जहाँ पर ज़ीफेंग बताता है कि मैं अनडाइंग सेक्ट का हूँ और हमारे सेक्ट के लीडर का नाम है इवल किंग, जो कि एक निर्वाणा रेल्म का वॉरियर है। वो खुद भी कुछ वक्त पहले मॉर्टल रेल्म से आया था। जो सुनकर ज़ियाओ चेन अपने मन में कहता है कि अच्छा, तो इन लोगों को लगता है कि शायद मेरी मॉर्टल वर्ल्ड से असेंशन हुई होगी। पर साथ ही साथ ज़ियाओ चेन सवाल करते हुए कहता है कि वैसे यहाँ इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में कल्टीवेशन लेवल कैसे है। जो सुनकर ब्रदर ज़ीफेंग जवाब देते हुए कहता है कि इस वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल में कई सारे क्लैंस जो कि डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के हर एक बंदे की स्ट्रेंथ को हम लोग 5 तरह के रेल्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहले रेल्म का नाम मॉर्टल शेडिंग है। इस रेल्म के दौरान कोई भी पार्टिशनर एलिमेंटल फोर्सेस का यूज कर सकता है, जैसे कि वो फायर, वाटर, विंड या फिर अर्थ एलिमेंट का यूज कर पाएगा। सेकंड रेल्म को हम लोग इनसाइड ट्रेजरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो भी कल्टीवेटर इस सेकंड रेल्म में इंटर हो जाए वो अपने अंदर
के स्पिरिचुअल ट्रेजर को अनलॉक करके उनका इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी वजह से उन कल्टिवेटर को कई तरह की सुपर नेचुरल एबिलिटीज मिल जाएगी। अगर इसके बाद के लेवल्स की बात करो तो हम स्काई वॉकिंग रेल्म, निर्वाणा रेल्म या फिर इमॉर्टैलिटी रेल्म की बात करेंगे। लेकिन खुद भी मैं अभी तक इतने पावरफुल रेल्म के बारे में कुछ ज्यादा समझ नहीं पाया, पर हाँ मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि हर रेल्म के अंदर 9 लेवल्स होते हैं। अगर तुम्हें नेक्स्ट रेल्म में इंटर होना है तो उससे पहले तुम्हें इन 9 के 9 लेवल्स को अचीव करना होगा। जो सुनकर वहीं पर मौजूद वो लड़की मिस लियो जवाब देते हुए कहती है, लेकिन तुम तो चूंकि मॉर्टल रेल्म से यहाँ पर आए हो तो यकीनन तुम ऑलरेडी निर्वाणा रेल्म तक तो पहुंच चुके होगे, और सच कहो तो मुझे ताकतवर लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। तुम्हारे लिए तो इमॉर्टैलिटी रेल्म तक भी पहुंचना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर तुम निर्वाणा रेल्म के किस लेवल पर हो? ये सब कहते हुए मिस लियो यहाँ पर ज़्याओचेन के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी थी, और ज़्याओचेन को टच करने पर उसे ज़्याओचेन के पावर लेवल के बारे में भी अंदाजा होने लगा। जब ज़्याओचेन उसे पीछे की तरफ हटाने के लिए हाथ ऊपर करता है तो वो समझ गया कि ये लड़की असल में मेरे पास ही इसीलिए आई ताकि ये मेरे पावर लेवल को टेस्ट कर सके। वो खुद को छुड़ाते हुए समझ जाता है कि इन लोगों के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे, और ज़्याओचेन की ये बात बिल्कुल सच भी थी, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हुए इवल्स की तरफ मुस्कुरा रहे थे। तभी अचानक ज़्याओचेन अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहता है कि आग बुझ रही है, मैं जलाने के लिए कुछ लकड़ियां ढूंढ कर लाता हूँ। ये कहते हुए ज़्याओचेन वहाँ से जाने लगा। जहाँ आगे की तरफ चलते हुए ज़्याओचेन अपने मन में कहता है कि ये दोनों जरूर कोई इवल प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आखिर ये लोग मुझसे चाहते क्या होंगे? ये सब सोचते हुए ज़्याओचेन वहाँ पर सूखी लकड़ियां जमा करने लगा। साथ ही साथ वो इन लोगों से सवाल करते हुए कहता है कि मैं अभी यहाँ पर नया नया आया हूँ, इसलिए मुझे इस जगह की ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर इस वक्त हम लोग कहाँ पर है? जो सुनकर मिस लियो जवाब देते हुए कहती है कि इस जगह को ड्रैगन आइलैंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर सारे के सारे बड़े क्लैन अपनी जूनियर डिसाइपल्स को ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं। इसे तुम ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह भी समझ सकते हो। साथ ही कुछ लोग तो सिर्फ यहाँ पर ट्रेजर हासिल करने के लिए आते हैं। ये सब कहते हुए मिस लियो यहाँ पर ब्रदर ज़ीफेंग के पास आ गई, जहाँ वो ज़ीफेंग को धीरे से बताती है कि ये लड़का तो अभी तक सिर्फ मॉर्टल शेडिंग रेल्म पे है। जो सुनकर ज़ीफेंग खुश हो गया। वो फौरन से अपनी तलवार उठाते हुए कहता है कि तैयार हो जाओ। जो सुनकर मिस लियो भी तैयार हो गई, और ये दोनों धीरे धीरे से ज़्याओचेन की तरफ बढ़ रहे थे, जहाँ मिस लियो अभी भी ज़्याओचेन को अपनी बातों में लगाने की कोशिश कर रही थी। और वो ज़्याओचेन को बताती है कि यहाँ पर तुम्हें कई तरह की बीस्ट को टेम करने को मिलेगा, साथ ही साथ तुम्हें बहुत सारे ट्रेजर भी मिल सकते हैं, जैसे कि ड्रैगन एग। यहाँ पर ड्रैगन एग का सुनकर तो ज़्याओचेन के भी कान खड़े हो गए। वो समझ गया था कि ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, और ये लोग जल्दी मुझ पर हमला भी करेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हूँ, फिलहाल तो मैं इनसे डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकता, मुझे कोई प्लानिंग करनी होगी। यहाँ ज़्याओचेन ये सब सोच रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर ज़ीफेंग और मिस लियो दोनों ही ज़्याओचेन के बहुत ही करीब आ चुके थे। तभी अचानक ज़्याओचेन उस ड्रैगन एग को बाहर की तरफ निकालते हुए कहता है कि क्या तुम इसी ड्रैगन एग की बात कर रहे थे? जो सुनकर तो वो दोनों ही फिलहाल के लिए ज़्याओचेन पर हमला नहीं करते, क्योंकि ज़्याओचेन इन्हें बता रहा था कि ये तो मुझे एक केव के अंदर मिला, वहाँ पर तो कुछ और भी इस तरह के ड्रैगन एग थे, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं सिर्फ एक ही वहाँ से लेकर आया। जो सुनकर तो मिस लियो लालच में आ गई थी। वो फौरन से ज़्याओचेन के पास आकर कहती है कि मुझे बताओ कि आखिर वो जगह कहाँ पर है? जिस पर ज़्याओचेन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर तुम लोग इस तरह के ड्रैगन एग में इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हें वहाँ तक खुद लेकर चला जाता हूँ। यहाँ ज़्याओचेन ये सब कहते हुए अपने मन में प्लानिंग भी कर रहा था। दूसरी तरफ ब्रदर ज़ीफेंग और मिस लियो को लग रहा था कि शायद वो लोग ज़्याओचेन को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन असल में इन लोगों का पोपट बन रहा है, ये बात इन लोगों को मालूम ही नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्याओचेन इन लोगों को लेकर उसी इवल ड्रैगन बीच पर ले आया था, जहाँ पर वो उन फ्लाइंग फिशेस को देखकर अपने मन में कहता है कि वो इवल ड्रैगन भी तो यहीं पर कहीं होगा। बस मैं अभी अपने प्लान के काफी ज्यादा करीब हूँ। दूसरी तरफ मिस लियो यहाँ पर ब्रदर ज़ीफेंग से कहती है कि ये लड़का सिर्फ मॉर्टल शेडिंग रेल्म में है, लेकिन फिर भी देखो इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि ये वर्ड ऑफ इमॉर्टल चलाया। जो सुनकर ब्रदर ज़ीफेंग जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, एक बार हमें वो सेक्रेट ड्रैगन एग मिल जाए उसके बाद हम इसे जान से मार डालेंगे। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें सोचते हुए धीरे धीरे ज़्याओचेन को फॉलो करते रहे, जहाँ ज़्याओचेन इन लोगों को लेकर आखिरकार उन ड्रैगन एग्स के पास उसी केव में पहुंच गया था। यहाँ अपने सामने इतनी कीमती ट्रेजर को देखकर उन दोनों की तो आंखें ही खुली की खुली रह गई। वो दोनों खुश होते हुए फौरन से आगे की तरफ चले गए। ब्रदर ज़ीफेंग यहाँ पर मिस लियो से कहता है कि इस लड़के ज़्याओचेन ने हमारी काफी ज्यादा मदद की, ये हमें इन ड्रैगन एग्स के पास ले आया है, अब तो इससे भी कोई इनाम मिलना चाहिए। जो सुनकर ज़्याओचेन दूसरी तरफ जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जो सुनकर मिस लियो जो कि एक ईवल अंदाज में धीरे धीरे से ज़्याओचेन की तरफ बढ़ रही थी, वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे होगा, तुम हमारी काइंडनेस को इस तरह से मना नहीं कर सकते। और ये कहते साथ ही वो फौरन अपनी सोर्ड लेकर यहाँ ज़्याओचेन पर तान देती है, जो देखकर ज़्याओचेन इन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोगों ने ये ड्रैगन एग मांगे थे और मैं तुम लोगों को यहाँ तक ले आया, फिर मुझे मारने की क्या वजह। जो सुनकर मिस लियो ज़्याओचेन को जवाब देते हुए कहती है कि ये ड्रैगन एग काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर है, हम लोग नहीं चाहते कि किसी और को पता चल जाए कि ये ट्रेजर हमारे पास है, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हें मारना होगा। जबकि दूसरी तरफ ब्रदर ज़ीफेंग तो काफी
काफी ज्यादा खुश होते हुए उन ड्रैगन एक्स की तरफ बढ़ रहा था। पर तभी अचानक उसकी ने बहुत ही तेजी के साथ हिलना शुरू कर दिया, जो देखकर ब्रदर जीफेंग यहाँ पर मिस लियो से कहता है कि जल्दी से जल्दी उसे मार डालो। जो सुनकर मिस लियो भी अपने सोर्ड से यहाँ ज़्याओचेन पर हमला करने ही वाली थी, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्याओचेन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, क्योंकि उसने पहले से ही प्लानिंग करी थी। वो जानता रहा कि जब भी वो फ्लाइंग फिश स्वाम बनाकर पानी से बाहर आती है तभी कुछ देर बाद वहाँ इवल ड्रैगन भी आ जाता है, जिसका रोर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पिछली बार मैं इस रोर को बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन अगर इस बार मैं इस रोर को 3 सेकंड तक बर्दाश्त कर पाऊँ तो यही मौका होगा इन दोनों से पीछा छुड़ाने का। यह सब कुछ ज़्याओचेन के प्लान के मुताबिक हुआ। उसने खुद की प्रेजेंस को सील कर दिया था, जबकि ड्रैगन की रोर की वजह से मिस लियो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती। जिस मौके का फायदा उठाकर ज़्याओचेन तेजी के साथ मूव करते उसकी तलवार को उसके हाथ से छीन चुका। और यहाँ पर काफी कूल तरीके से हम देखते हैं कि ज़्याओचेन ने उसी की सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके सीने को चीर दिया, जो देखकर तो ब्रदर जीफेंग यहाँ मिस लियो का नाम चिल्लाता है। लेकिन अभी भी ज़्याओचेन के पास 1 सेकंड बाकी था, इसलिए वो मिस लियो के सोर्ड को लेकर यहाँ जीफेंग को भी खत्म करने के लिए तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक की वजह से वो सिर्फ जीफेंग का हाथ ही काट पाया, जिसकी वजह से जीफेंग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून भी बह रहा था। ज़्याओचेन ने इन 3 सेकंड का इस्तेमाल करते हुए मिस लियो को खत्म कर दिया। और साथ ही साथ वो जीफेंग की तरफ देखते हुए कहता है कि कितनी अफसोस की बात है, एक को तो मैंने जान से मार डाला पर दूसरे का सिर्फ मैं हाथ ही काट पाया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रदर जीफेंग जो कि जख्मी हालत में गुस्से के साथ खड़े होते हुए कहता है कि तुम मामूली से चूहे ने आखिर हमारे खिलाफ प्लानिंग करने की कोशिश करी। जो सुनकर ज़्याओचेन जवाब देते हुए कहता है कि शुरू तुम लोगों ने किया था और मुझे जो भी जान की धमकी दे उसे मैं कभी नहीं बख्शता। ब्रदर जीफेंग को तो उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो गुस्से के साथ जंप करते हुए अपनी सोर्ड को बाहर निकालकर ज़्याओचेन पर हमला करना शुरू कर देता है। जहाँ ज़्याओचेन भी बहादुरी के साथ उसका सोर्ड फाइट में मुकाबला करते हुए उसे एक जोरदार किक करके पीछे पटक चुका, क्योंकि अभी जीफेंग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। दूसरी तरफ जीफेंग इसके बावजूद भी हार नहीं मानना चाहता था, बल्कि वो तेजी के साथ जंप करते हुए यहाँ ज़्याओचेन को एक जोरदार किक कर चुका। साथ ही साथ वो ज़्याओचेन का सोर्ड फाइट में मुकाबला कर रहा था, इवन की उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब भी थी। लेकिन वो शायद भूल गया कि वो इस कहानी का हीरो नहीं। हम देखते हैं कि ज़्याओचेन ने तेजी के साथ मूव करते हुए फाइनल अटैक करके यहाँ जीफेंग को बुरी तरीके से हरा दिया। जीफेंग को एहसास हो चुका था कि वो चाहकर भी इस लड़के को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। इसलिए वो आग बगोला होकर कहता है कि बेशक तुमने मुझे और मेरी जूनियर को हरा दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। मैं खुद के साथ साथ तुम्हें भी ले डूबूंगा। जो कहते साथ ही उसने अपने अनडाइंग डिमोनिक आर्ट टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जो कि एक फॉरबिडन टेक्निक है। इस फॉरबिडन टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जीफेंग का चेहरा जल जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा अनलीश हो गया, जबकि साथ ही साथ वो जोरों से चिल्लाते हुए कह रहा था कि कमीने इंसान, तुमने मेरी जूनियर को मारकर अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। ये कहते हुए ब्रदर जीफेंग ने वहाँ पर ब्लड फॉल सील टेक्निक को क्रिएट कर लिया, जिसे देखकर तो ज़्याओचेन को भी एहसास हो गया था कि ये टेक्निक मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है और मेरे पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए हम देखते हैं कि ज़्याओचेन ने भी वहाँ पर अपने मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके बाद वो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती हुई उस सील के साथ टकराना शुरू कर देता है। जिस दौरान ज़्याओचेन को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी, वो बहुत ही मुश्किल के साथ उस सील के सामने टिका हुआ था, क्योंकि पीछे की तरफ से जीफेंग भी लगातार उस सील की एनर्जी बढ़ाता जा रहा था। ये सब देखकर ज़्याओचेन बिल्कुल भी हार मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि वो अपनी मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक को दूसरे हाथ पर भी एक्टिवेट कर लेता है और इसी वजह से हम देखते हैं कि उसने फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार उस सील को चकनाचूर कर दिया, जिसकी एनर्जी ब्लास्ट और काउंटर इफेक्ट की वजह से हम देखते हैं कि ब्रदर जीफेंग तो वहीं पर जलकर मारा जाता है, जबकि ज़्याओचेन की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो अपने आसपास की सिचुएशन को देखकर कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कि वो इवल ड्रैगन यहाँ पर आ जाए। जबकि जाने से पहले ज़्याओचेन ने यहाँ पर ब्रदर जीफेंग की सोर्ड भी उठा ली थी, क्योंकि जीफेंग अब मारा जा चुका है और उसकी सोर्ड का नया ओनर यहाँ ज़्याओचेन ही होगा। ज़्याओचेन इस जख्मी हालत में सोर्ड को लेकर वहाँ केव से निकलते हुए सीधा नियर फॉरेस्ट तक पहुंच जाता है, जहाँ पर ज़्याओचेन की हालत तो काफी ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। ज़्याओचेन कहता है कि अनडाइंग फॉरेस्ट की ये फॉरबिडन टेक्निक तो काफी ज्यादा पावरफुल थी और अभी तक मेरे पास कोई पर्सनल कल्टीवेशन टेक्निक नहीं, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते ही मैं इतनी ज्यादा खतरनाक टेक्निक के सामने टिक पाया, जिस टेक्निक ने मुझे इतना ज्यादा कमजोर कर दिया। मुझे जल्द से जल्द कोई सेफ लोकेशन ढूंढनी होगी ताकि मैं अपनी इंजरीज को रिकवर कर सकूं। यहाँ ज़्याओचेन बैठकर ये सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे अपनी सोर्ड में पीछे की तरफ किसी की शैडो दिखाई दे देती है, जो कि एक लड़की लग रही थी। इसलिए जब वो खुद पलट कर देखता है तो उसे जानने को मिला कि ये कोई और नहीं बल्कि मिस ज़ाओ लिनीर है। दूसरी तरफ मिस ज़ाओ लिनीर भी यहाँ ज़्याओचेन के सामने आकर कहती है कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पर पहुँच गए। जो सुनकर सामने की तरफ मुझे ज़्याओचेन हंसते हुए कहता है कि वैसे ये कितनी ज्यादा खुशकिस्मती की बात है कि मुझे इतने ज्यादा सुनसान फॉरेस्ट में एक ऐसा इंसान मिल गया जो कि मेरे ही मॉर्टल रेल्म से हो। मुझे लगता है कि हमें इस न्यू दुनिया में अपनी पुरानी दुश्मनी को भूलकर दोस्ती का हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़ा लेना चाहिए। जो सुनकर सामने की तरफ मौजूद ज़ाओ लिनीर
नीर यहाँ जवाब देते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम मुझसे दोस्ती की उम्मीद करते हो, तुम्हें लगता है कि शायद मैं कोई बेवकूफ हूँ, क्योंकि पहले तो ये सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में पहुंच गई और अब तुम सोच रहे हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। दूसरी तरफ ज़्याओचिन जो कि अपने सामने मौजूद एक पत्थर की तरफ देख रहा था, वो यहाँ पर मिस ज़ाओ लिनीर को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम्हें भूल जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों आपस की दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती करने का फैसला कर ले तभी शायद हम लोग इस वर्ल्ड ऑफ इमोर्टल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाए। जो सुनकर मिस ज़ाओ लिनीर जवाब देते हुए कहती है कि आज तक यहाँ से कोई भी वापस नहीं जा पाया, इसलिए ख्वाब देखना छोड़ दो। जो कहते साथ ही ज़ाओ लिनीर फौरन से अपनी सोर्ड को लेकर यहाँ ज़्याओचिन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चली, लेकिन ज़्याओचिन तो पहले ही काफी जरा इंजर्ड था, वो यहाँ मिस ज़ाओ लिनीर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए हम देखते हैं कि उसने भी फौरन से वही पत्थर उठाकर यहाँ मिस ज़ाओ लिनीर की तरफ फेंक दिया, जिस पत्थर को तो मिस ज़ाओ लिनीर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए बीच में से काट देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ज़्याओचिन फौरन वहाँ से भाग गया, जहाँ ज़्याओचिन मिस लिनीर से भागते भागते लैंड ऑफ डेडली साइलेंस में आ जाता है, जो दिखने में काफी जरा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ खोरा और बहुत बड़े बड़े बीस्ट के कंकाल पड़े हुए थे। लेकिन दूसरी तरफ मिस ज़ाओ लिनीर तो अभी भी बेवकूफों की तरह लगातार यहाँ ज़्याओचिन पर स्लैश अटैक्स करती है, जिन्हें ज़्याओचिन अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक तो कर रहा था, लेकिन उसकी कंडीशन पहले ही काफी जरा खराब है, इसलिए वो मिस ज़ाओ लिनीर को समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इतना जरा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं, जरा शांत हो जाओ। लेकिन मिस ज़ाओ लिनीर जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं इस बेकार सी जगह में पहुंच गई, पहले तो मैं तुम्हें वो मौत दूंगी जो कि तुम डिजर्व करते हो, उसके बाद ही शायद मैं शांत हो पाऊं। यहाँ पर मिस ज़ाओ लिनीर अभी ये सब कह ही रही थी, तभी अचानक उसे ज़्याओचिन के पीछे एक बड़ा सा बीस्ट दिखाई दिया, जिसे एंशिएंट ट्राइनोसोरस रेक्स के नाम से जाना जाता है। मिस ज़ाओ लिनीर जानती थी कि ये बीस्ट कितना सारा पावरफुल है, इसलिए ज़्याओचिन तो कभी भी इस बीस्ट से नहीं बच पाएगा। वो ज़्याओचिन को इस बीस्ट के हवाले छोड़ते हुए कहती है कि तुम यही मौत डिजर्व करते हो, जबकि वो खुद उस फोक के अंदर जाते हुए वहाँ से गायब हो गई ताकि वो खुद की जान बचा सके। दूसरी तरफ ज़्याओचिन को तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर लिनीर इस तरह से भाग क्यों गई, लेकिन जब वो खुद भी पीछे की तरफ पलट कर देखता है तो उसके होश भी ठिकाने आ गए थे और वो समझ गया था कि लिनीर क्यों भागी, जबकि वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये एंशिएंट ट्राइनोसोरस रेक्स है, जिस पर वो एंशिएंट ट्राइनोसोरस रेक्स भी दौड़ते हुए हाँ में जवाब देता है। यहाँ ये दाढ़ इतनी जरा खतरनाक थी कि इसकी वजह से तो ज़्याओचिन उड़ते हुए पीछे चट्टान से जा लगा। वो बहुत ही जरा मुश्किल के साथ खुद को संभालते हुए वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जबकि एंशिएंट ट्राइनोसोरस रेक्स ने भी यहाँ ज़्याओचिन को फॉलो करना शुरू कर दिया। दूर से ये पकड़ पकड़ाई मिस ज़ाओ लिनीर भी देख रही थी और वो ज़्याओचिन पर हंसते हुए कहती है कि तुम यही डिजर्व करते हो, अब जब ये बीस्ट तुम्हें अपनी दांतों में कुचल कर तुम्हारा मसाज करेगा तब तुम्हें मजा आएगा। दूसरी तरफ कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़्याओचिन उस ट्राइनोसोरस रेक्स से भागते भागते एक चट्टान के पीछे आकर छुपा हुआ था और ट्राइनोसोरस रेक्स को यहाँ ज़्याओचिन की लोकेशन नहीं मिल पाती, बल्कि वो उसके पास से गुजरते हुए सामने की तरफ चला गया, जो देखकर ज़्याओचिन खुश होते हुए कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, लगता है कि मेरी जान बच गई। लेकिन तभी अचानक उसे अपने साइड पर वही क्यूट सा होली यूनिकॉर्न दिखाई देता है, जो कि अपने मुंह में कुछ चेरी लेकर यहाँ ज़्याओचिन के पास आ गया था। शायद वो ज़्याओचिन से दोस्ती करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ज़्याओचिन तो उसे खामोश रहने के लिए बोल रहा था। होली यूनिकॉर्न को उसके इशारे समझ नहीं आते और उसे लगता है कि शायद ज़्याओचिन उससे यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है, इसलिए वो उदास होकर वहाँ से कुछ आवाजें करता हुआ चला गया। लेकिन यहाँ इस होली यूनिकॉर्न की आवाजों की वजह से हम देखते हैं कि ट्राइनोसोरस रेक्स को यहाँ ज़्याओचिन की लोकेशन मिल गई। ज़्याओचिन भी यहाँ पर धीरे से अपने पीछे की तरफ देखते हुए कहता है कि अरे यार फिर से नहीं, जिसके बाद एक बार फिर से यहाँ ज़्याओचिन और उस ट्राइनोसोरस रेक्स के दरमियान पकड़न पकड़ाई शुरू हो जाती है। ज़्याओचिन चूंकि पहले ही काफी ज्यादा कमजोर और थक चुका है, इसलिए उसके पास भागने की ज्यादा एनर्जी नहीं बची, जबकि बदकिस्मती से ऊपर से एक बड़ा सा चट्टान आकर यहाँ ज़्याओचिन को लग गया। वो नीचे भी गिर चुका है, जिसकी वजह से तो वो ट्राइनोसोरस रेक्स यहाँ ज़्याओचिन के सामने खड़ा हो गया। ज़्याओचिन भी अब मजबूर होकर अपनी जिंदगी को टाटा बाय बाय कहने ही वाला था। और दूसरी तरफ उस बेबी होली यूनिकॉर्न को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो ज़्याओचिन को अपना दोस्त बनाना चाहता था, इसलिए वो तेजी के साथ उड़ते हुए आकर फौरन से इस एंशिएंट ट्राइनोसोरस रेक्स पर हमला कर देता है। जहाँ होली बेबी यूनिकॉर्न के पास विंग्स थी, इसलिए ट्राइनोसोरस रेक्स उसे पकड़ नहीं पा रहा था। ज़्याओचिन भी यहाँ पर इस बेबी यूनिकॉर्न को देखकर अपने मन ही मन में उसका शुक्रिया बोलता है, क्योंकि वो बेबी यूनिकॉर्न यहाँ इस ट्राइनोसोरस रेक्स को परेशान करके ज़्याओचिन से काफी ज्यादा दूर ले गया। ज़्याओचिन भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो बेशक उस बेबी यूनिकॉर्न का शुक्रिया दुआ अदा करना चाहता है, लेकिन वो साथ ही साथ हैरान भी है कि आखिर उस बेबी यूनिकॉर्न ने ये सब कुछ क्यों किया। और चूंकि अब ज़्याओचिन की जान बच चुकी थी, इसलिए वो फौरन वहाँ से निकलकर उसी जगह आ जाता है जहाँ पर उसने बारिश से बचने के लिए पनाह ली थी। और यहाँ पर एक ड्रैगन एग भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर पहुंचते हुए हम देखते हैं कि ज़्याओचिन पहले ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। उसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खून बह रहा है, जो सब उसे लगातार कमजोर करता जा रहा था, और इसी वजह से वो बेहोश होकर वहाँ पानी में गिर गया, जहाँ वो बेहोशी में भी अपनी लवर मिस शुई का नाम ले रहा था। साथ ही साथ उसकी आंखों के सामने उसकी पास्ट मेमोरीज आ रही थी। हमें पता लगता है कि ज़्याओचिन ज़ुलोंग विलेज में रहा करता था, जहाँ पर मिस शुई उसकी लवर थी, और इन
दोनों के दरमियान सब कुछ बहुत ही ज्यादा पीसफुल था। जहाँ ज़्याओचिन के हाथ पर बंधा हुआ ये ब्रेसलेट भी शुई ने उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट दिया था। ज़्याओचिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही सस्ता लग रहा है, जो सुनकर मिशुई जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि ये ब्रेसलेट कितना ज्यादा कीमती है और इसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो ये मुझे वापस कर दो। जिस पर ज़्याओचिन भी उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि नहीं, ये अब मेरा हुआ, मैं ये तुम्हें वापस नहीं करूंगा। इसी तरह से हंसी मजाक करते हुए ये दोनों ही अपने ज़ुलोंग विलेज में रहा करते थे। सब कुछ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। एक दिन मिशुई ने यहाँ ज़्याओचिन से सवाल किया था कि ज़्याओचिन, तुम भी एक पावरफुल कल्टीवेटर बनना चाहते हो ना, तो तुम क्या बाकी लोगों की तरह वर्ड ऑफ इमोर्टल नहीं जाओगे? क्योंकि मैंने सुना है कि जो भी कल्टीवेटर वर्ड ऑफ इमोर्टल चला जाए उसके पास इटर्नल लाइफ आ जाती है। जो सुनकर ज़्याओचिन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी का नाम सुनकर बेशक अच्छा लगेगा, लेकिन वो जिंदगी जहाँ पर आपके प्यारे ही आपके साथ ना हो तो वो किस काम की। यही वजह थी कि ज़्याओचिन कभी भी इस वर्ड ऑफ इमोर्टल में नहीं आना चाहता था। वो अपनी पुरानी जिंदगी में मिशुई के साथ बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन अब सब कुछ बदल जा चुका है। अब चाहे ज़्याओचिन को ये बात पसंद हो या फिर नहीं, वो वर्ड ऑफ इमोर्टल का एक हिस्सा बन चुका और उसे खुद को ताकतवर करना ही होगा। जबकि डेस्टिनी भी बिल्कुल ऐसा ही चाहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्याओचिन का खून बहता बहता उसी सेक्रेड ड्रैगन एग पर आकर गिर गया, जिसकी वजह से ड्रैगन एग की पावर एक्टिवेट हो गई। उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा तेज एनर्जी निकलते हुए यहाँ ज़्याओचिन की बॉडी में एंटर हो रही थी, जिसकी वजह से ज़्याओचिन की बॉडी पर कुछ अजीब तरह के मिस्टिकल मार्क्स भी बनना शुरू हो गए। जबकि साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि ज़्याओचिन के सोल सी के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी भी एक साथ इकट्ठा हो चुकी थी, जो कि ज़्याओचिन की गोल्डन मिस्टीरियस टेक्निक की अवेकनिंग करवा रही है। ज़्याओचिन यहाँ पर कहता है कि जब मैं 11 साल का था तब मुझे मालूम हुआ कि मेरे सोल सी के अंदर एक हेवनली लेवल का प्रोफाउंड मेथड टेक्निक पड़ा हुआ है, जिसे मैं कभी भी फुल पोटेंशियल पर इस्तेमाल नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे मोर्टल वर्ल्ड में कभी इतनी एनर्जी हुआ ही नहीं करती। लेकिन यहाँ इस सेक्रेट एग की एनर्जी की वजह से मैंने अपनी मिस्टीरियस गोल्डन इंस्क्रिप्शन टेक्निक की अवेकनिंग करवा ली, जिसके साथ साथ उसके सारे के सारे इंजरीज भी रिकवर हो चुकी, जबकि साथ ही साथ वो अपने मॉर्टल शेडिंग रेल में भी ऑफिशियली इंटर हो गया। यानी कि ज़्याओचिन की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ज़्याओचिन भी इस बात को महसूस कर पा रहा था, क्योंकि अब वो फायर एलिमेंट की ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। जो सारी न्यू पावर्स और एबिलिटीज यहाँ ज़्याओचिन के साथ काफी ज्यादा कूल लग रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ सी में मौजूद एक बोर्ड पर आ गया, जो बोर्ड गू फैमिली को बिलोंग करती थी। गू फैमिली का यंग मास्टर यहाँ इसी ड्रैगन आइसलैंड पर आ रहा था, ताकि वो भी सेक्रेड ड्रैगन एक्स को हासिल करके अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सके। उसके साथ और भी कई सारे पावरफुल वॉरियर्स मौजूद थे। ये यंग मास्टर दिखने में तो बहुत ही ज्यादा इवल लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बीच पर मौजूद ज़्याओचिन, जो कि इस बोर्ड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि ये तो एक बोट है, शायद ये लोग मुझे इस आइलैंड में से बाहर निकालने में मदद कर पाए, मुझे इनसे बात करनी चाहिए। यहाँ ज़्याओचिन ये सब सोचते हुए उस बोट का इंतजार कर ही रहा था, पर तभी अचानक वहाँ का मौसम खराब होने शुरू हो गया। जो सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही इवल ड्रैगन था, जो कि इस बोट को अपने आइलैंड पर आने नहीं देना चाहता। और यहाँ इसी सस्पेंस के सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये न्यू सीरीज पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी और मजा आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं जान सकूं कि कितने लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी और आगे भी मुझे इसके एपिसोड लाने चाहिए।